प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैश्वीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में एक साल छोड़कर एक दूसरे साल इस टॉपिक पर हमेशा प्रश्न पूछा गया है, जिसे आप पिछले साल के पेपरों से देख सकते हैं। तो आइए हम वैश्वीकरण के बारे में पढ़ें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। यदि किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ दिया जाए तो वह कहलाएगा वैश्वीकरण। कहने का मतलब, यदि भारत के बाज़ारों को दूसरे देश के बाज़ारों के साथ में जोड़ दिया जाए तो यह कहलाएगा वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण होता कैसे है या वैश्वीकरण में होता क्या है, इसे हम देखेंगे। वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम और घटक कौन से हैं। वैश्वीकरण के अंदर विभिन्न देशों के मध्य में वस्तु और जो सेवाएं होती है उनका स्वतंत्र ढंग से प्रभाव होता है। उन पर देशों का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इसी प्रकार से श्रम का निर्बाध प्रभाव होता है, पूंजी का निर्बाध प्रभाव होता है, तकनीक, ज्ञान, विज्ञान आदि का प्रवाह का होना ही वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम और घटक कहलाते हैं। दोबारा देखें आप कि वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम और घटक कौन कौन से हैं। तो वैश्वीकरण का पहला घटक है कि वैश्वीकरण के अंदर विभिन्न देशों के मध्य वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान बिना किसी रोक टोक के होता है। इसी प्रकार से पूंजी का जो विनिमय है, आदान प्रदान है, बिना किसी रोक टोक के होता है। श्रम का जो प्रवाह है बिना किसी रोक टोक के होता है। ज्ञान विज्ञान जो तकनीक है उसका प्रभाव भी बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र रूप से, निर्बाध रूप से यानी मुक्त प्रभाव होता है। ये है वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम और घटक। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब से हुई? तो भारत में जो वैश्वीकरण की शुरुआत वो 1991 से हुई। अब आप सोचोगे कि 1991 से पहले वैश्वीकरण की शुरुआत क्यों नहीं हुई। इसका कारण ये है कि 1991 से पहले हमारे देश के उद्योग जो धंधे थे वो विदेशों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन 1991 तक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि भारत के जो बाज़ार है या भारत के जो उद्योग धंधे हैं वो विदेशों के साथ में प्रतियोगिता करने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए भारत में 1991 से वैश्वीकरण की शुरुआत प्रारंभ हुई। वैश्वीकरण में किन किन की विशेष भूमिका रहती है उसके बारे में हम देखेंगे। वैश्वीकरण विशेष रूप से दो चीज़ों की विशेष भूमिका होती है। पहली होती है बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। बहुत सारे राष्ट्रों के मध्य में जो व्यापार करने वाली कंपनियां होती हैं उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। और ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है इनके माध्यम से वर्तमान समय में वैश्वीकरण बहुत सरल हो गया है। दूसरा है सूचना और प्रौद्योगिकी, जिसमें मोबाइल, इंटरनेट, डाक, तार आदि आते हैं। इनके माध्यम से भी वैश्वीकरण बहुत सरल हो गया है। अब मोबाइल है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, डाक है, समाचार पत्र पत्रिकाएँ हैं, इनके माध्यम से आप आसानी से दूसरे देशों के साथ में व्यापार कर सकते हैं। यानी इनके कारण वैश्वीकरण बहुत सरल हो गया है। क्या आप जानते हैं कि वैश्वीकरण के कारण ही आज हम विभिन्न देशों के खाद्य पदार्थ जैसे नूडल्स है, चाउमीन है, इडली है, बर्गर है, पाव बड़ा है, पिज़्ज़ा है आदि का आनंद ले पा रहे हैं। कहने का मतलब, एक देश की संस्कृति का दूसरे देश की संस्कृति के साथ में जो मिलन हुआ है वो वैश्वीकरण के फलस्वरूप ही हुआ है। वैश्वीकरण के कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, अब हम इसके बारे में देखेंगे। वैश्वीकरण का पहला फायदा ये है कि वैश्वीकरण से संसाधन जो है, संसाधनों का जो आवंटन है वो बहुत ही अच्छा हो गया है, कार्यकुशल हो गया है। कहने का मतलब, वैश्वीकरण से संसाधनों का जो आवंटन है उसमें सुधार हुआ है विभिन्न देशों के मध्य। रोजगार के अवसर बढ़े हैं, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और वैश्वीकरण से उत्पादन की लागत में भी बहुत कमी हुई है। हम दोबारा देखते हैं वैश्वीकरण के क्या लाभ है। वैश्वीकरण का पहला फायदा है कि वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के मध्य जो संसाधन है उसके आवंटन में सुधार हुआ है। दूसरा है वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। तीसरा है वैश्वीकरण के कारण उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। और चौथा है उत्पादन की लागतों में भी कमी हुई है। क्या आप जानते हैं कि जो मज़ेदार जो वैश्वीकरण है उसकी शुरुआत किन संस्थाओं ने की होगी? तो वैश्वीकरण की जो शुरुआत है 3 संस्थाओं ने की। पहला है विश्व व्यापार संगठन, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और तीसरा है विश्व बैंक। इन तीनों ही संस्थाओं के प्रयासों से संपूर्ण विश्व में वैश्वीकरण संभव हो पाया है, जिसका हम आज आनंद ले रहे हैं।
अब क्या आप जानते हैं वैश्वीकरण की कुछ हानियाँ भी है? कौन कौन सी हानियाँ हैं वैश्वीकरण की? पहली हानि ये है कि वैश्वीकरण के कारण लघु और जो कुटीर उद्योग है उनका बहुत ही नुकसान हुआ है। किसी देश के लघु और कुटीर उद्योग जो है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके सामने ठहर नहीं पाते हैं, इसलिए उनको बहुत हानि हुई है। ये वैश्वीकरण की पहली हानि है। दूसरी हानि है वैश्वीकरण के कारण संसाधनों का बहुत अधिक दोहन हुआ है। चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, वन संपदा हो, खनिज संपदा हो, इन सब का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। ये सब वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है। तीसरा है वैश्वीकरण का जो लाभ है वो विकसित देशों को अधिक हुआ है और विकासशील देशों को कम हुआ है। कहने का मतलब वैश्वीकरण न्याय संगत नहीं है। इसका अधिकतम जो फ़ायदा है विकसित देशों को मिला है और विकासशील देशों को इसका फ़ायदा ना के बराबर मिला है। इसके अलावा वैश्वीकरण के कारण जो पर्यावरण जो प्रदूषण बढ़ा है उसकी जिम्मेदारी विभिन्न देश एक दूसरे पर थोप रहे हैं। ये भी वैश्वीकरण की बहुत बड़ी हानि है। आशा है आप वैश्वीकरण के बारे में समझ गए होंगे। मैं आपको एक बार दोबारा वैश्वीकरण के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में बता देता हूँ। वैश्वीकरण का मतलब है एक देश की अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ देना। यह है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम और घटक कौन कौन से हैं? पहला आयाम यानी घटक है उसका विभिन्न देशों के मध्य स्वतंत्र रूप से वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होना। दूसरा है पूंजी का आदान प्रदान होना। तीसरा है श्रम का आदान प्रदान होना और चौथा है तकनीक, ज्ञान, विज्ञान आदि का आदान प्रदान होना। यह है वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम और घटक। वैश्वीकरण बहुराष्ट्रीय कंपनियां, सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीक, मोबाइल, इंटरनेट जिसमें आते हैं, टेलीफोन जिसमें आता है, डाक तार, पत्रिकाएँ जो सूचना प्रौद्योगिकी के में आते हैं, इनके कारण वैश्वीकरण बहुत सरल हो गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उसे बहुत आसान बना दिया है। इसके साथ में वैश्वीकरण का जो फ़ायदा है वो सबसे बड़ा ये है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं, संसाधनों का आवंटन कुशल हुआ है, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और उत्पादन की लागत भी बहुत गिरी है। वैश्वीकरण को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन ने बहुत सरल बना दिया है। यानी कहने का मतलब इन्हीं के कारण वैश्वीकरण संपूर्ण विश्व में संभव हो सका है। वैश्वीकरण की कुछ हानियाँ हैं, जैसे लघु और कुटीर उद्योगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, संसाधनों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग बढ़ा है, पर्यावरण प्रदूषण की जिम्मेदारी सभी देश एक दूसरे पर थोप रहे हैं और इसके अलावा इसका जो फ़ायदा है विकसित देशों को अधिक मिला, विकासशील देशों को कम मिला है। यानी कहने का मतलब वैश्वीकरण न्याय संगत नहीं। आशा है वैश्वीकरण के बारे में आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को आप बार बार देखें, वैश्वीकरण आपके समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। धन्यवाद।